नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी पूरी आपके चैनल पर ही हो रही है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर ही हो रही है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे लेक्चर्स वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग का है। इसमें आप लोग को पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध होगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक्सप्लेनेशन के साथ सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप लोग की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होने वाली है। तो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और यह एनसीईआरटी की जो सीरीज है, मैं बीपीएससी टीजीटी को टारगेट करते हुए यह एनसीईआरटी की सीरीज में चला रहा हूं। टीजीटी, पीजीटी और जूनियर सबकी क्लासें चल रही हैं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो भी लोग मैसेज करना चाहें, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर कंप्लीट तैयारी, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा। तो पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 9th का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और मैंने एक लेक्चर्स में दे चुका हूं। ये दूसरा लेक्चर्स है और जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, घोल कर पिला देंगे। आप लोग को पूरी तरह से समझा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, ये मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो है, वो भारत और समकालीन विश्व भाग 1, भारत और समकालीन विश्व, यह आपका पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक मैं दिखा दे रहा हूं भैया, दिखा दे रहा हूं सब कुछ। यहाँ पर आप लोगों को जो भी कुछ मिलता है ना, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलता है। यह आप लोग देख सकते हैं कक्षा 9 की यह पुस्तक है, यह भारत और समकालीन विश्व। और इसी पुस्तक को टारगेट करते हुए ये सारे के सारे नोट्स तैयार किए गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 की पुस्तक है, भारत और समकालीन विश्व। और इसमें जो आपका चैप्टर है वह है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोट्स जो है यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित रहेगा। इसकी नोट्स के बाद मैं इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। और टेस्ट सीरीज के बाद जो एनसीईआरटी के सर्वमान्य राइटर हैं, उनको टारगेट करते हुए, उनकी पुस्तकों को टारगेट करते हुए, उनकी पुस्तकों का समग्र अध्ययन करके वहां से भी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ था पिछले वीडियो में। यह दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th के नाम से, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस में जो अराजकता का माहौल था, फ्रांस में जो सामंतवाद फैला हुआ था फ्रांस में, वहां पर बहुत सारे लोग परेशान थे, सर्वहारा वर्ग परेशान था, तीसरे स्टेट के लोग, तीसरे वर्ग के लोग परेशान थे, सामान्य जन परेशान था। किससे सामंतों से, राजा से, सम्राट से, और सम्राट के एकदम निरंकुश व्यवहार से, ठीक है। इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं पिछले वीडियो में। 1789 को 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। 14 जुलाई 1789 की वह तिथि जब बास्तिल का कारागार तोड़कर भीड़ बास्तिल के किले में प्रवेश कर गई और किसकी प्रभुता को चुनौती दिया, तो लुईस 16वें की प्रभुता को चुनौती दे दिया था, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का जिला कारागार तोड़ दिया गया था, ठीक है। समाज में 3 वर्ग थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। मैंने इसकी जानकारी आप लोग को दिया है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है भैया, यहाँ से शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है, ठीक है। यह जो नोट्स आप लोग को दे दूंगा, इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं से आने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। टीआरई 3.0 में टीजीटी सोशल साइंस का पेपर उठाइए, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ से आए हुए होंगे, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। हालांकि यह नोट्स पहले का है, तो यह बात है, ध्यान रखिएगा। तो हम जो भी कुछ आप लोग को देंगे बेस्ट देंगे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है भैया, क्या कारण है फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके कारण क्या है, तो इसे देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक कारण क्या है। फ्रांसी कोई भी क्रांति होती है तो कुछ ना कुछ कारण होता है ना। हमारे वहाँ 1857 की का रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 की क्रांति हमारे वहाँ हुई थी। तो यूं ही थोड़ी हुई थी, वो सैकड़ों वर्षों का, 100 वर्ष
तक का मान सकते हैं, 100-150 वर्षों का एक संचित आक्रोश भारतीयों के मन में था और वही 1857 की क्रांति को हवा दे देता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, यहाँ पर सामाजिक कारण पर मैं विवेचना करूंगा। सामाजिक कारण क्या है फ्रांसीसी क्रांति का, देख लीजिए। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट के द्वारा दिया जाता था। मैंने आपको बताया था ना, सुनिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में 3 वर्ग था। फ्रांस में जो लोग थे वह 3 वर्गों में बटे हुए थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, फर्स्ट स्टेट में चर्च के पादरी आते थे, चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, फ्रांसीसी समाज में जो कुलीन वर्ग था ना, अभिजात वर्ग जो था, जो वीआईपी लोग थे, वह द्वितीय स्टेट में आते थे। प्रथम स्टेट में चर्च के पादरी और द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग आता था। ठीक है, तृतीय स्टेट में कौन आता था, तृतीय स्टेट में भी बहुत सारे लोग थे, इसमें दास भी थे, नौकर भी थे, किसान भी थे और अदालत के कर्मचारी भी थे, व्यापारी भी थे, व्यवसायी भी थे। मतलब पादरी और अभिजात वर्गों को छोड़कर जितने भी लोग होते थे वह तृतीय स्टेट के लोग होते थे। मैं आपको बता दूं, तृतीय स्टेट के लोगों के पास कम पैसा था, लेकिन सबसे उसके बावजूद भी यह टैक्स पूरा का पूरा टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे, पादरी टैक्स नहीं देता था, चर्च टैक्स नहीं देता था। उल्टे पादरी अगर चाहता था तो वह राजा पर भी टैक्स लगा देता था, लेकिन पादरी टैक्स से पूरी तरह से छूटता पादरी का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट के लोग किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे, किसी प्रकार का कर नहीं देते थे, जबकि वह राजा पर भी कर लगा देते थे। चर्च अलग से कर लगाती थी सामान्य जनता पर और राजा पर। ठीक है, द्वितीय स्टेट के लोग किसी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे। कर कौन देता था, पैसा कौन देता था, टैक्स वह पे करता था जिसके पास मुट्ठी भर धन था। ये कितनी बड़ी बात थी कि मुट्ठी भर धन जिनके पास था वो टैक्स पे करते थे, और जिनके पास धन का अथाह भंडार था वो टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, यही यही छोटी छोटी बातें थी जो फ्रांसीसी क्रांति को हवा देती। ठीक है, तो इसमें बड़े व्यापारी, वकील, अदालत के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, मजदूर, नौकर सब उसमें आते थे। 60% जमीनों पर किसका अधिकार था, कुलीन का अधिकार था। कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के जो अधिकारी थे। ठीक है, जैसे तृतीय स्टेट में व्यवसायी या व्यापारी, अदालती कर्मचारी भी थे, अधिकारी थे ना, तो वह भी उनका अधिकार था। मतलब 60% जमीन पर केवल बड़े लोगों का अधिकार था और 40% जमीन पर लगभग 90-95% जनसंख्या जो थी केवल 40% जमीन का ही उपयोग करते थे। ठीक है, देखिए, प्रथम 2 स्टेट मतलब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। जन्म से इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। पहला विशेषाधिकार तो यही था कि वह टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था, और जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से छूट, मतलब राज्य को जो टैक्स दिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण यह सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में देख लीजिए, तो देखिए, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट के द्वारा दिया जाता था। तृतीय वर्ग के लोगों के द्वारा ही सभी टैक्स दिए जाते थे। ठीक है, टैक्स जो होता था 2 प्रकार का होता था। देखिए, फ्रांस में राजस्व व्यवस्था के तहत 2 प्रकार के कर लगाए गए थे। एक कर था टाइथ, एक था टिथ। ठीक है, टाइथ या टिथ भी बोला जाता है, और एक जो कर था वह था टाइथ। मतलब एक टैक्स था टाइथ और एक कर था टाइथ। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक टाइल था और एक टिथ था। ठीक है, तो देखिए, टाइथ जो था वो तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाता था। टाइथ जो कर था वो कौन वसूलता था, चर्च वसूलता था। चर्च वसूलता था सामान्य जन से, उसे टाइथ बोला जाता था, यानी टिथ या टाइथ बोला जाता था। और टाइल जो था वो तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाता था। मतलब 2 प्रकार के कर थे, टाइल और टिथ। टाइल जो होता था वह किसके द्वारा वसूला जाता था, टाइल जो होता था वह राज्य द्वारा सामान्य जन से वसूला जाता था, और टिथ जो कर था वह चर्च वसूलती थी सामान्य लोगों से। मतलब पादरी सामान्य लोगों से जो कर लेता था उसे टिथ बोला जाता था। ठीक है, और इन दोनों करों से, टाइल और टिथ दोनों करों से कौन मुक्त था, प्रथम स्टेट के लोग और द्वितीय स्टेट के लोग, जिनके पास बहुत सारा धन था। वह किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करते थे, और करों का भारी बोझ किसके पास था, सामान्य लोगों के पास था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, मैंने सामाजिक कारण के बारे में बताया है, आप लोगों को भी आर्थिक कारण के बारे में नहीं बताया है। तो फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या है, यह आप लोगों को देखना होगा।
फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम आप सभी लोग को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम बिल्कुल सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 1499 रुपए का कोर्स है, पूरा का पूरा बढ़िया बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेगा। और आपकी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, एसएसटी की और एसएसटी की, और अगर आपका सब्जेक्ट पीजीटी में हिस्ट्री है तो उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या है? तो देखिए, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 लाख करोड़, मतलब 2 करोड़ 30 लाख जनसंख्या थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 1715 में कितनी थी? 2 करोड़ 30 लाख, ठीक है। और 1789, देखिए 1715 में तो 2 करोड़ 30 लाख थी, और 1789 में, ठीक है, 1789 में 2 करोड़ 80 लाख पहुंच गई, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए क्या होता है, जब जनसंख्या बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगा ना, तो क्या होगा, लोगों की जरूरतें होंगी, नीड बढ़ जाएगी, आवश्यकता बढ़ जाएगी, उनको चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब उनके संसाधन में कमी हो जाएगी तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। तो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था 1715 में 2 करोड़ 30 लाख था, 2 करोड़ 30 लाख था, ठीक है। लेकिन यह 1789 में 2 करोड़ 80 लाख पहुंच गया, ठीक है। तो यह फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक कारण होता, फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों में से एक है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अनाज उत्पादकता की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अब अनाज का उत्पादन कम हो रहा है, कम हो रहा था, या अनाज का उत्पादन उतना ही हो रहा था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी भैया, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो लोग उसी हिसाब से खाना शुरू कर देंगे, उसी हिसाब से उनकी जरूरतें काफी बढ़ जाएंगी। तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ गई फ्रांस के बाजारों में, फ्रांस के बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि वहां पर मांग बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, ठीक है। तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ, देखिए खाद्य, फ्रांस के लोग क्या खाते थे? पावरोटी खाते थे, ठीक है, पावरोटी खाते थे, डबल ब्रेड खाते थे। तो अधिकांश लोगों का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वो था पावरोटी। पावरोटी की कीमत तेजी से बढ़ी थी, ब्रेड की कीमत तेजी से बढ़ी थी फ्रांस के बाजारों में, ठीक है, ब्रेड की कीमत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है। अधिकतर कामगार में मजदूरी करते थे, अधिकतर जो कामगार थे, मतलब काम करने वाले जो अधिकतर कर्मचारी थे वो मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। बताइए, मजदूर का जो मजदूरी है वो कौन तय करता था? मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रहे थे। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मजदूर जो होते थे मालिक के वहां नौकरी करते थे, तो एक बार फिक्स हो जाता था सैलरी, आपकी सैलरी आपको है 5000 पाउंड है, ठीक है, पर मंथ। 5000 पाउंड तो बहुत ज्यादा होता था उस टाइम, हम 5 पाउंड मान सकते हैं, 5 पाउंड मान सकते हैं। 5 पाउंड अगर मान लीजिए, फ्रांस में न जाने क्या मुद्रा चलती थी, लिब्रे, हाँ फ्रांस में लिब्रे चलती थी। तो अगर ये कहा जाए 5 लिब्रे, फ्रांस में ये कहा जाए कि एक मजदूर का जो पर डे का है वो 5 लिब्रे होगा, तो यह 2 4 5 साल 10 साल तक भी 5 लिब्रे ही पर डे के हिसाब से पे होता था। महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तो यह भी विद्रोह का कारण था। और जो मिल मालिक थे, जो फैक्ट्री के मालिक होते थे, यानी जो मालिक होते थे, मजदूरों के जो मालिक होते थे, वो कौन होते थे? सामंत होते थे, अभिजात वर्ग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे। तो वह इस तरह से मजदूरों का, किसानों का, दासों का इस तरह से शोषण करते थे, ठीक है, ठीक है। तो अधिकतर कामगार जो मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी कौन तय करता था? मालिक तय करते थे, और वह मजदूरी भी वो बढ़ाते नहीं थे, ठीक है। मतलब महंगाई की दर के हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। तो ये सब क्या है? ये सब आर्थिक कारण है। इन्हीं सब से लोग उब गए और विद्रोह करने को आमादा हो गए, जिसके कारण अमीरी गरीब के बीच खाई चौड़ी हो गई, ठीक है, अमीरी गरीबी के बीच खाई चौड़ी होती गई। सूखे या ओल के प्रकोप के कारण स्थिति और बदतर होती जा रही थी, और उसी दौरान बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं भी फ्रांस में आई, और सूखे पड़े, ओल पड़े, जिसके कारण स्थिति और बदतर हो गई। अब जब एक तो भाई पॉपुलेशन का भारी बोझ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, और दूसरी अगर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो वह भी जो भी कुछ होता है अनाज का पैदावार, वह भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए, 12 अरब लिब्रे के कर्ज, देखिए फ्रांस की राजसत्ता के पास, फ्रांस के राजकोष के पास, फ्रांस के राजा के पास 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया, ठीक है। राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया, जीविका का संकट पैदा हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब है फ्रांस की क्रांति की आर्थिक कारण। मतलब फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसका यह आर्थिक कारण है। और सामाजिक कारण के रूप में हमने बता दिया कि सबसे बड़ा कारण जो था, दो टैक्स जो
राज्य के द्वारा लिए जाते थे, दो टैक्स लिए जाते थे, एक टाइल था और टिथ था। टिथ जो था वो चर्च वसूलता था सामान्य जन से, और जो टाइल जो था वह राज्य के द्वारा वसूला जाता था सामान्य लोगों से। तो एक तो यह दोनों टैक्स वसूले जाते थे, सामान्य लोगों से वसूले जाते थे, और इसमें प्रथम स्टेट या द्वितीय स्टेट के लोग किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। तो यह भी फ्रांस की क्रांति को हवा देने का काम किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस की क्रांति जरूरी थी। देखिए, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या है? 18वीं सदी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। निरंकुश का मतलब किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, निरंकुश जिस पर अंकुश न लगाया जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है हिंदी में, आप जानते हैं। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। तो 18वीं सदी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। मतलब जितने भी फ्रांस में जितने भी शासक हुए, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये सभी अपने आप को निरंकुश ही थे। लुई 16वां भी अपने आप में वह निरंकुश मानता था, और लेकिन जो विद्रोह हुआ था वह लुई 16वें के समय में हुआ था। लुई 16 के समय में फ्रांस में विद्रोह होता है। फ्रांसीसी क्रांति किसके समय में होती है? तो लुई 16 के समय में होती है। और जो फ्रांस के शासक होते थे वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। वह हम मानकर चलते थे वह जो भी कुछ कहेंगे वही सही है, और उन्हीं के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रांस की जनता तो जागरूक हो चली थी। फ्रांस की जनता अपने अधिकारों के लिए मुखर हो चली थी। अब वह सड़कों पर आ गई थी। ठीक है, सड़कों पर आ गई थी, राजमहल में घुस गई थी और राजा की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही थी। ठीक है, तो देखिए 18वीं सदी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था, और फ्रांसीसी समाज के पास असीमित शक्ति थी। फ्रांसीसी जो समाज था, फ्रांसीसी जो फ्रेंच सोशल वर्ग था ना, सोशल जो भी था, सोशल एरिया जो था फ्रांस का, वह उसके पास असीमित शक्ति थी, और उन्होंने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड यह मान लिया। ठीक है, निरंकुश राजशाही, दोषपूर्ण प्रशासन और असाधारण खर्च ने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण का गठन किया। मैं आपको बता दूं, फ्रांस में जो राजा के पास महल हुआ करते थे, फ्रांस में राजा के पास जो ऐश आराम की चीजें हुआ करती थी वो काफी महंगी आती थी। ठीक है, मतलब जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, राजा अपने ऐश आराम में ही पूरा खर्च कर देता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था? सामान्य जन परेशान था। सामान्य जन को खाने के लिए चीजें नहीं थी, खाने के लिए वस्तु नहीं थी, और राजा बड़े बड़े महलों में महल बनाकर रहते थे। ठीक है, वो अपनी दुभोग विलासता में सारे धन का मिसयूज किया करते थे। ठीक है, और इसीलिए यह सब बातें हुई। तो देखिए, युद्धों और विलासता में अधिक खर्च के कारण फ्रांस जो है दिवालिया हो गया। फ्रांस जो है कर्ज में डूब गया, युद्ध में और विलासता में। तो ये सब 3 कारण हमने बताया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के। राजनीतिक कारण बताया है, सामाजिक कारण बताया है, और आर्थिक कारण बताया है। प्रश्न अगर आएंगे तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को पूछे जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी समाज में हमने बताया कि 3 वर्ग था। 3 स्टेट में 3 वर्ग था। 3 स्टेट में सब कुछ बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। 3 वर्गों में पूरा फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। एक मध्यम वर्ग क्या है भैया? देखिए, इन्हीं तीनों स्टेट लोगों में से, ठीक है, इन्हीं तीनों में नहीं मान सकते हैं, प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट को नहीं मान सकते हैं। तृतीय स्टेट जो था, तृतीय स्टेट में से ही एक ऐसा वर्ग आया, मिडिल क्लास वर्ग आया। मिडिल क्लास वर्ग की उत्पत्ति हुई, मिडिल क्लास वर्ग प्रचलन में आया तृतीय स्टेट में ही। ठीक है, तृतीय वर्ग में एक मिडिल क्लास वर्ग भी, मिडिल क्लास वर्ग भी, मतलब एक तरह से मिडिल क्लास वर्ग का एक वो हुआ, क्या कहा जाता है, प्रचलन में आया। ठीक है, डेवलप हुआ एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, इसे हम मध्यम वर्ग कहेंगे, मिडिल क्लास वर्ग कहेंगे। तो ये पहले नहीं था मिडिल क्लास वर्ग। ठीक है, तृतीय स्टेट के लोगों, तृतीय स्टेट में से ही मिडिल क्लास बने। ठीक है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास बोलते हैं। तो मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिलते थे। मध्यम वर्ग जो था ना, हमें बताया ना कि तृतीय स्टेट में व्यापारी थे, साहूकार थे, मजदूर, दास, किसान भी थे, और उसमें व्यापारी थे, इंजीनियर थे, व्यवसायी वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, ये सभी तृतीय स्टेट में आते थे। तो देखिए, अधिकारियों में और दासों में कितना अंतर है।
ठीक है। तो यह तृतीय स्टेट में जो जागरूक लोग थे ना, उनको ये खल रहा था भैया हम हर तरह से सही हैं, हम अभिजातों से कोई कम थोड़ी है भैया, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास पैसा भी है, बस इतना ही कमी है कि वह लोग कुलीन हैं, वह लोग बड़े कुल में पैदा हो गए हैं और हम अपने दमखम पर हमने वह स्थान सुरक्षित रखा है। इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, ठीक है, और अधिकारी थे, योद्धा थे, उसमें किसान, मजदूर, दास सब कुछ उसी में तृतीय स्टेट में ही शामिल थे। तो इनको ये बातें खलती थी। तो इन्हीं जो तृतीय स्टेट में जो वीआईपी लोग उभर कर सामने आए, उसे ही हम मध्यम वर्ग मानते हैं। तो मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिलता था भाई, इनके सब हर तरह से योग्य थे, इन राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता था। ईश्वर का समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं था, पैसा तो था लेकिन कोई विशेष सम्मान नहीं था, ठीक है। बर्जुआ या मध्यम वर्ग में, देखिए बुर्जुआ या मध्यम वर्ग में लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक और असैनिक अधिकारी जैसे शिक्षित व्यक्ति, व्यापारी, बैंकर और कारखाने वाले धनी व्यक्ति शामिल थे, ठीक है। ये सभी लोग मध्यम वर्ग में शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे होते थे। उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर भाई इनके साथ अन्याय होता था और ये तृतीय स्टेट को लीड करते थे, तो इसीलिए इन लोग का अलग ग्रुप ही बन गया, ये मध्यम वर्ग में ये आ गए और इसीलिए ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कुलीन वर्ग का विरोध करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था भाई हमने अब वह स्थान बना लिया है, हम शिक्षित भी हैं और हमारे पास पैसा भी है, ठीक है, तो हम क्यों कुलीनों का बात सुना। लुई 16, मैं लुई 16 की बात करूंगा। अरे यार यह वही लुई 16 है जिसके समय में फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यह वही लुई 16 है। इसको आप अच्छे से देख लें, लुई 16, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्हीं के समय में हुआ और फ्रांस की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। तो लुई 16 के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1774 में 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। देखिए 1789 में तो आपका फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस में राजशाही का अंत हो जाता है। तो लुई 16 जो थे वो सबसे लास्ट रूलर थे फ्रांस के। तो लुई 16 कब गद्दी पर बैठते हैं, तो 1774 में यह आपका गद्दी पर बैठते हैं। लुई 16 1774 में बैठते हैं और 1789 में फ्रांस की क्रांति के द्वारा इनका दमन हो जाता है, ठीक है। तो 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वो फ्रांस के बुर्बी राजवंश का था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए आपको कि फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे ना, लुई 16 या लुई से रिलेटेड जो भी हो, लुई 15 हो, 9 हो, 10 हो, 2 हो, जो भी हो, फ्रांस के जो शासक हुआ करते थे वो किस राजवंश के थे, तो बुर्बी राजवंश के थे। बुर्बी राजवंश, ठीक है, बुर्बी राजवंश ये था, ठीक है, बुर्बी राजवंश के राजा थे। और इनका विवाह जो हुआ था, मतलब लुई 16 का जो विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट से हुआ था। मेरी एंटवानेट से, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट से इनका विवाह हुआ था, मेरी एंटवानेट से। तो यह तीन बातें ध्यान रखिएगा। 1774 में यह फ्रांस की गद्दी पर बैठे और यह बुर्बी राजवंश के थे और इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट से हुआ। यहाँ पर इनका फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये है लुई 16, ठीक है। राजारोहण के समय 1774 में जब यह गद्दी पर बैठे तो राजारोहण के समय इनका राजकोष खाली था। और ये राजकोष क्यों खाली था भैया, इसके पीछे कई सारे कारण थे। हम कुछ कारणों को देखते हैं कि 1774 में जब राजगद्दी पर बैठे हैं लुई 16 तो इनका राजकोष खाली हो गया। इसके क्या कारण है, तो लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। मतलब लुई 16 से पहले जो थे लुई 15, ठीक है, तो लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूलखर्ची हो गई, इसीलिए राजकोष खाली हो गया। फिर देखिए जनसंख्या 1715 में 2 करोड़ 30 लाख थी, 1789 में 2 करोड़ 80 लाख हो गई थी, राजकोष रिक्त हो गया, ठीक है। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। अमेरिकी सुनता संग्रह, देखिए फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस की स्थिति इसलिए भी खराब हो गई क्योंकि फ्रांस का जो राजा हुआ करते थे या फ्रांस के जो व्यापारी हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है कि उपनिवेश था, जैसे भारत में हमारे देश में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर आपके फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो हमारे देश में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कई सारे युद्ध हुए उपनिवेश को लेकर, क्योंकि वह सभी लोग इंडिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। इसी तरह से अमेरिका में भी इंग्लैंड के लोग और फ्रांस के लोग अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे थे। तो
फ्रांस के लोगों को, फ्रांस के व्यापारियों को, विशेष रूप से फ्रांस की सरकार में भी बोलेंगे, तो फ्रांस की गवर्नमेंट को ब्रिटेन से चिढ़ हो गई। तो जहां पर ब्रिटेन अपना उपनिवेश बनाता था वहां पर फ्रांस के लोग वहां पर युद्ध किया करते थे। ठीक है, तो यही बात हुआ। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में तो देखिए दरअसल बात हुआ कि ब्रिटेन जो है वह अमेरिका महाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। तो ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश अमेरिका को बनाया हुआ था, तो इसी का विरोध कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। ठीक है, तो फ्रांस ने अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में जो क्रांतिकारी थे उसको फ्रांस सहयोग दे रहा था। ठीक है, अगर उपनिवेश नहीं बना पाया अमेरिका को, तो इसीलिए वह सहयोग दे रहा था अमेरिका के क्रांतिकारियों को ब्रिटेन के खिलाफ। तो अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, ठीक है, अमेरिका की सहायता कर रहा था। तो इसलिए क्या होगा, सहायता वैसे थोड़ी होगी, पैसा लगेगा ना, तो इसीलिए राजकोष खाली हो गया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है। 1499 रुपया पेमेंट करिएगा और हमारी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।